गुड इवनिंग ऑल बच्चों एंड वेलकम बैक टू टर्निंग पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। क्लास 9th का चैप्टर 5th होगा, जिसमें सिर्फ यूक्लिड्स ज्योमेट्री की बात करेंगे, इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करेंगे, एक्सरसाइज इसमें अभी नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोविड-19 में हो सकता है कि इसको हटा दिया गया और टेम्पररी इस सीजन के लिए, लेकिन आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर एंगल्स ट्रायंगल्स, ये पूरी की पूरी इस पर डिपेंड है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। बहुत छोटा सा है, अदरवाइज आपको तकलीफ देगा। बेटा यूक्लिड्स नाम है, इनके बारे में आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल समझिए इस चैप्टर का जो मीनिंग है, ज्योमेट्री इस सब्जेक्ट है, ज्योमेट्री एक तरह से सब्जेक्ट ही है। तो इसका जो मीनिंग है, इस मीनिंग क्यों, इसका मीनिंग क्या है और किन किन वर्ड से मिलकर के बना है। ज्योमेट्री बना है जियो और मेट्रियन से। बेटा इन दोनों के अपने अपने मीनिंग है। जियो का मतलब आप जानते होंगे अर्थ, अर्थ, और इसका मतलब होता है मेजर, मेजर। अब आप बोलोगे कि ये अर्थ और मेजर, ये किस चीज़ का मेजर, क्यों मेजर, तो ये इसकी नीड क्यों पड़ी, इसकी नीड पड़ी टू मेजर लैंड या लैंड मेजर। ये कब की बात है, जो इजिप्टियंस थे, ये वहाँ से आया हुआ है। इजिप्टियंस लैंड और लैंड के मेजरमेंट के बारे में जानते थे। उनके पास स्क्रिप्ट भले ना हो कि कैसे मेजर करें, लेकिन लैंड का मार्किंग वो जानते थे कैसे करना है। उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है और इसका ये मीनिंग है। आगे देखें, एक कहानी देख लेते हैं। बहुत पुराने समय में आप सोचोगे कि ज्योमेट्री आज की है, नहीं। जो हमारे एंसेस्टर इलिटरेट, जिसको कहते थे कि इलिटरेट सोसाइटी थी, वो सोसाइटी बहुत ही डेवलप थी। उस सोसाइटी में मोहनजोदड़ो की बात होती है, इंडस वैली की बात होती है, जिसको बोलते हैं सिंध घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली की बात होगी और मिस्र के पिरामिड की भी बात हम करेंगे। आप देखो ये सारी चीज़ें कितनी आर्किटेक्चुरल तरीके से डेवलप थी। तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे जो बड़े पूर्वज थे पुराने ज़माने में ज्योमेट्री का ज्ञान नहीं था, ये नहीं कह सकते। जरा देखो, आप देखो ये लैंड से स्टार्टिंग हुई। मिस्र में या कुछ ऐसे कंट्री थे जहाँ पे बहुत फ्लड आती थी, बहुत बाढ़ आती थी। तो होता क्या था कि जैसे उस समय के जो खेत थे ना, जो लैंड थी, ये कंसेप्ट लैंड से ही डेवलप हुए हैं। पूरी ज्योमेट्री की लैंड थी, इस तरह से पार्टीशन थी लैंड की। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, मैंने अपने मन से लिखा। मतलब किसी एक का एक खेत था, किसी दूसरे का तीसरे, इस तरह के लोगों का शेयर थे अपनी लैंड में। होता क्या था कि मार्किंग का ज्ञान नहीं था, ये पता नहीं था उनको कि कहाँ पे मेरा है। जैसे मान लो फ्लड आई, नेचुरल क्लाइमेटिस, कोई हैजार्ड्स आया, तो ये पूरा का पूरा बह गया पानी में। तो ये जितने कॉर्नर्स थे ना, ये मिट गए। फिर हुआ कि भाई ये कैसे पता चला कि मेरा हिस्सा कौन है, तुम्हारा हिस्सा कौन है, कितना कौन प्लॉइंग जोतता था, ठीक है, दिक्कत आती थी। फिर उसमें उन लोगों ने एक ज्ञान हुआ मार्किंग की। तो इस तरह से इन लोगों ने मार्किंग किया, ठीक है, मार्किंग किया मिट्टी से ही, थोड़ा सा ऊंचा करके मार्किंग कर दिया। फिर इस तरह से फ्लड आए, कोई इस तरह के हजार्स आते थे कि फिर दोबारा वो चला गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये तो भाई बार बार चला जा रहा है, पता नहीं किसका शेयर कहाँ पे है। उन्होंने वॉल कंसेप्ट दिया, एक वॉल बनाया। लेकिन वॉल बना करके मार्किंग की कि ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा लैंड है। फिर वॉल भी ढह जाती थी, बहुत तेज बारिश, आंधी तूफान, इस तरह के हजार्स होते थे, वो भी नहीं हुए, वो भी चली गई, तो वो भी उनको सूट नहीं किया। फिर इस तरह से धीरे धीरे उनके दिमाग में आता गया कि किस तरह से हम अपना मार्किंग करें कि एक शेयर का पता चला कि लाइनिंग कैसे आए, लाइन का कंसेप्ट आया, स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट आया। बहुत सारी चीज़ें उस समय डेवलप मजबूरी में हुई। और सबको पता है कि अगर प्रॉब्लम है तभी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम है तभी इन्वेंशन, इनोवेशन है, रिसर्च है। प्रॉब्लम ना हो तो रिसर्च किस बात की, ठीक है। तो इस तरह से इन लोगों ने धीरे धीरे लाइन का डेवलपमेंट किया, मार्किंग डिमार्किंग का डेवलपमेंट किया, इस तरह की चीज़ों का हुआ। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा बंक मारता हूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक। अब लेकिन इतना के बाद भी उनके पास मेजरमेंट नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लिखने का तरीका नहीं था कि जो मैंने मार्किंग वॉल किया है, हाँ ये पता था जो वॉल की हाइट मेरी कितनी है, और फिर ढह गई, फिर दोबारा वॉल बना लेते थे मार्किंग करने के लिए अपने लैंड की। तो फिर पता था कि हाँ उतने ही ऊंचाई पे है, लेकिन कितने फीट मीटर है और उसको कैसे लिख के रखें, ये इस चीज़ का उनको नॉलेज नहीं था। अच्छा, थोड़ा सा मैं आगे आता हूँ बेटा। इसका मतलब हुआ कि उनके पास कोई एविडेंस प्रूफ नहीं था, ठीक। समय बीतता गया। उस समय एक थेल्स मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रूफ किया एक सर्किल का, लाइन का डायमीटर का, ठीक है। इससे पहले मैं हिस्ट्री छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, उन्होंने एक लाइनिंग का प्रूफ किया।
अब आओ हड़प्पा मोहनजोदड़ो। इससे पहले हड़प्पा मोहनजोदड़ो को आप देखोगे, आर्किटेक्ट कोई बच्चा हिस्ट्री पढ़ा होगा, जानता होगा, आपके सिलेबस में हिस्ट्री है, पढ़िएगा एंसेंट हिस्ट्री को। उस समय जो वाल बनती थी, वाल में जो ब्रिक्स लगते थे, उस ब्रिक्स का जो देखा गया खुदाई करके, तो ब्रिक्स एक साइज के बने थे। अंडरग्राउंड पानी की ड्रेनेज थी, जो आज आपकी कंट्री में एडवांस ज़माने में भी नहीं है। हर जगह ड्रेनेज थे, रोड थी, रोड के किनारे जो नालियाँ थी, वो नालियाँ सीवरेज की ढकी हुई थी। इतना अच्छा आर्किटेक्ट था, तो वो ज्योमेट्री का ही पार्ट था। मिस्र का पिरामिड देखो बनाया गया था, लेकिन जिन्होंने पिरामिड जिन लोगों ने बनाया, उनको मेजरमेंट का ज्ञान नहीं था कि इसमें ज्योमेट्री है। हाँ, एंगल थे, बस बना दिया गया, सारे डायरेक्शन थे, सारे बैलेंसेस थे, लेकिन उसमें भी ज्योमेट्री थी। लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग में ज्योमेट्री नहीं थी, दिमाग में थी, लोगों की बस समझ में थी। ठीक है कि ऐसे होता है। ठीक है, अच्छा, तो मैंने कहा कि उस समय जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में जो ईंट की साइज थी, जो ईंट बनती थी बेटा, मान लो ये ब्रिक्स है आपकी, ये ब्रिक्स थी, तो ये तो 3D टाइप की होती है ना, तो इनके मेजरमेंट 4:2:1, सारी ईंटें इसी मेजरमेंट की मिली। तो इसका मतलब जब ये मेजरमेंट है कि लेंथ, हाइट और ब्रीथ, तो कोई साइज होगा, तो ज्योमेट्री का ही तो पार्ट है। अगर ये साइज है, ईंट है, तो ये लेंथ की बात होगी ना, चाहे ब्रीथ की बात होगी, और ये लेंथ की बात होगी, ये ब्रीथ की बात होगी। ये इसका डायमेंशन अगर 3D है, मोटाई है, तो इसकी हाइट की बात होगी। इसका मतलब कि ये ब्रीथ, लाइन, हाइट, ये ज्योमेट्री का ही पार्ट था। जो देखो मोहनजोदड़ो हड़प्पा, इंडस सिविलाइजेशन, उस समय ये सारी चीज़ें थी। तो ज्योमेट्री जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत बनती गई, वैसे वैसे आता गया, लेकिन स्क्रिप्ट में नहीं था कि कैसे लिखें कि मेरी अगली जनरेशन जाने कि ये चीज़ थी। इस चीज़ को एक प्रोफेसर प्रूफ किया थेल्स ने एक मेजरमेंट का थोड़ा सा डायमेंशन दिया, और उन्होंने एक लाइन सर्किल की बात की। उन्होंने कहा कि एक सर्किल है, इस सर्किल का ये डायमीटर है। अब डायमीटर तो है, तो ये लाइन है ना, अभी लाइन है, तो ये लाइन का डिफिनेशन क्या है, पॉइंट का डिफिनेशन क्या है, अभी देखेंगे। उन्होंने कहा कि कोई सर्किल है, अगर सर्किल का एक बीच में डायमीटर है, तो ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड करता है। तो पार्टीशन की बात यहाँ समझ में आ गई, पार्ट की बात आ गई। ये किसने दिया? थेल्स ने, मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे। फिर अब यहाँ पे हिस्ट्री में छोड़ता हूँ, अब मैं आ जाऊँ, इसके बाद डेवलप किया पाइथागोरस ने। उन्होंने जो मिलिट्री में आप लोग देखे होंगे, ऑब्स्टेकल्स होते हैं, रस्सी से चढ़ते हैं हमारे सोल्जर्स अफसर, तो नॉट बनी थी, एक रस्सी थी इतनी बड़ी, इसमें 12, इसी तरह से गांठ होती है ना, तो गांठ बांधोगे तो रस्सी लंबी मोटी गांठ रहेगी, और रस्सी को लटका दो, स्ट्रेट लाइन वो बने रहेगी। लेकिन नॉट आपकी हल्की रहेगी तो हवा से मूव करेगी, लेकिन अगर बड़ी बड़ी नॉट, वजनदार नॉट बनाओगे गांठ, तो वो स्ट्रेट लाइन रहेगी। अच्छा, तो इसी तरह से है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 इस तरह की नॉट एक रस्सी में बांध दिया गया था, उन्होंने बांधा था, और इसी पर उन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दिया। देखो कैसे दिया, ये 12 है ना, 1, 2, 3, 4, ये 4 यहाँ ले लिया, तो यहाँ कितने बचे बचा? 6 बचे, नहीं 6 कैसे बचे? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 एंड 12। ठीक है, तो इन्होंने लिया, तो एक इस रस्सी को उन्होंने टर्न कर दिया, ये 12 नॉट की, ये नॉट है ना, ये नॉट है, गांठ है, ये रस्सी है। ठीक है, इस रस्सी में 12 नॉट को बनाया और इसको ऐसे मोड़ा। उस समय अब लाइन का ज्ञान हो गया था, देखो थेल्स ने इस बात की बात कर दी थी, है ना, कि ये डायमीटर है, तो डायमीटर होगी, एक लाइन होगी, ये 2 पार्ट में करती है, तो पार्टीशन वगैरह की, सर्किल की बात उसने, थेल्स ने सर्किल तक की बात कर ली थी। लेकिन उस समय भी कोई स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट प्रूफ करने का कोई मेथड नहीं था। देखो कैसे, फिर पाइथागोरस साहब भी आ गए थे, इन्होंने एक रस्सी पे दिया 4th पार्ट को, इन्होंने इसको रस्सी को ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन्होंने 4, तो कितना बचा बेटा? यहाँ पे 4 बच गया 12 में से, तो कितना हुआ? यहाँ पे हाँ, एक नॉट को इन्होंने टर्न किया, तो यहाँ, ठीक है बच्चों, तो इन्होंने एक नॉट को ऐसे लिया, 12 नॉट थी, जिसमें से कुछ इन्होंने इस तरह से डायग्राम बना दिया, किसको? इसी रस्सी को मोड़ करके ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और ऐसे किया 1, 2, 3, 4 नॉट इस पे पड़े, देखो 4 नॉट इस पे पड़े, और इस पे कितने पड़े? 3 नॉट्स पड़े, 1, 2, देन 3 नॉट्स, इस पे 3 नॉट्स पड़े, फिर इसको मिला दिया, तो ये नॉट्स जो आई कितनी बची? 4, 3, 7, और 12 है तो 5 रह गई ना, 4 हुआ, ये 3 हुआ, तो 7, हमने 12 की बात किया, तो कितना बच गया? 5, 1, 2, 3, 4, देन 5 नॉट्स आ गई। देखो 5 आ गई। फिर इन्होंने देखा कि अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं, 4 को स्क्वायर कर दूं तो कितना हुआ बेटा? 16, और 3 का स्क्वायर कर दूं 9, ठीक, दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 16 + 9 कितना हुआ? 25, और स्क्वायर रूट कर दूं तो 5। तो ये
हाइपोटेनियस 5 आ रहा था। ये बार बार ऐसे भी मेजर किया तो यही आता था, और स्क्वायर रूट करके निकाल दिया तो 5 आ रहा था। तो इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का डेवलपमेंट हुआ, नॉट से, इस रस्सी से 4 नॉट 3 नॉट, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 5 नॉट अपने आप आ गया। तो थेल्स के बाद पाइथागोरस साहब ने ये प्रूफ करके दिखाया, लेकिन ये देखो थोड़ी सी यहाँ पे भी दिक्कत थी। प्रूफ तो दिया, मैंने कहा कि डिवाइड करने का तरीका बताया थेल्स साहब ने, और पाइथागोरस जब लेके अपनी थ्योरी आए तो प्रूफ के साथ दिया। कैसे? ऐसे प्रूफ देखो, चाहे जैसे कर लो, ये 5 ही हाइपोटेनियस आएगा। तो पाइथागोरस साहब ने यही तो कहा था कि हाइपोटेनियस h है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा? हाइपोटेनियस किसके? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दो तो ये आएगा, या स्क्वायर रूट हटाना हो तो इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो प्रूफ वाला कंसेप्ट धीरे धीरे यहाँ से आने लगे। ठीक है, और इसके बाद बहुत सारी थ्योरी रही, उस थ्योरी में मुझे नहीं जाना है। तो क्या देखा हमने? सबसे पहले देखा कि किस तरह से पार्टीशन करने की बात आई थी। हाँ, हड़प्पा सभ्यता में किस तरह से मेजरमेंट का ज्ञान था, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं थी, ओरली दिमाग में थी, बार बार कुछ दिक्कत होती थी, बार बार वैसे ही करते थे, कहीं लिखते पढ़ते नहीं थे। थेल्स साहब ने कुछ लिखने पढ़ने की सोची, लेकिन प्रूफ करने का कंसेप्ट जहाँ से आया, यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से आया। ये बात समझ में आ गई? अब आओ, इसके बाद जो ज्योमेट्री का फाउंडर कहा जाता है, जो ज्योमेट्री का फाउंडेशन रखने वाले कहे जाते हैं, जहां से बिल्कुल इस सब चीज़ों का एक दे दिया कि हाँ ये ज्योमेट्री इन उन चीज़ों से मिल करके बनती है, उनका नाम था यूक्लिड्स। मैथमेटिशियन थे यूक्लिड्स साहब ने। क्या क्या एक बुक बनाया उन्होंने, एक बुक में 13 चैप्टर को ऐड किया, और क्या किया कि जितना, जब से ज्योमेट्री को लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, ज्योमेट्री में जो जो चीज़ होती थी, जिसको पता है कि ये ज्योमेट्री है या नहीं, लेकिन काम वही करते थे लोग, सबको एक कंपाइल किया। 13 चैप्टर में एक बुक बनाई, बुक का नाम रखा एलिमेंट्स। यहाँ तक मेरे बच्चों को समझ में आया, उसको क्या रखा? उनका एलिमेंट्स। उस एलिमेंट में 30 चैप्टर थे, और सारे चैप्टर किसी बिलोंग करते थे। जहाँ जहाँ उनको समझ में आया कि किसने किसने क्या कहा है, उसको कंपाइल किया, उसको समझा, पढ़ा, और पढ़ने के बाद कुछ चीज़ों को दिया, और यहीं से ज्योमेट्री की शुरुआत होती है, जहाँ पे प्रूफ का कंसेप्ट आएगा। अभी जो फिलहाल मैं बात करूँगा कि उस बुक में जितने सारी चीज़ें थी, वो सबके प्रूफ नहीं हो सकते थे, तो जो प्रूफ वाले, नॉन प्रूफ, सबको कंपाइल किया उन्होंने। ठीक है, तो लेकिन जो प्रूफ हो या ना हो, उसमें ऐसी चीज़ें थी कि यूनिवर्सल ट्रूथ थी, उसको प्रूफ भी बाद में लोगों ने किया, तो वही चीज़ आई। उनको पता था कि ऐसे ये है, ये पक्का ऐसे ही है, लेकिन कैसे कैसे ये होगा ये नहीं पता था, लेकिन सबने उसको माना। सन राइजेज इन ईस्ट, प्रूफ क्या कोई किया, लेकिन ईस्ट में उगता है तो उगता है। सनसेट इन वेस्ट, ये किसी प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ है, वर्ल्ड कम्युनिटी मानती है। वैसे उस समय उस बुक में जितने चीज़ों का कंपाइलेशन उन्होंने यूक्लिड साहब ने किया, उसमें सारी की सारी यूनिवर्सल ट्रूथ की चीज़ें थी, और कैसे कैसे इनोवेशन हुआ ज्योमेट्री का, वो सारा लिखा, फिर उसको आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया जरा देखो। अब यहाँ पे मैं इसको मिटाता हूँ, एक मैं शेप बनाऊंगा, उसको मैं रेक्टेंगल नहीं कहूँगा, बस समझो ऐसे एक शेप है, एक शेप है, ये स्क्वायर रेक्टेंगल, इसके चक्कर में रह जाना। ये शेप था, उन्होंने एक फिगर बनाया यूक्लिड साहब ने, और कहा कि ये सरफेस है। डिफिनीशन सरफेस के देखेंगे, सरफेस तो मेरा बोर्ड भी है, सरफेस तो कुछ भी हो सकता है, और जब सरफेस होगा, मैंने कहा कि सरफेस है, ये क्या है? सरफेस है। बेटा जब सरफेस है, शेप दिया मैंने सरफेस का, तो एक लाइन ऐसे मैंने बाउंड्री बनाई ना, सरफेस है तो मैंने एक बाउंड्री बनाई, तभी तो सरफेस है, तो सरफेस ही बाउंड्री हुई। ये बाउंड्री को सरफेस कहते हैं। बात समझ में आई? समझ में आ गई। अच्छा, जब ये बात आई तो ये कार्नर की बात आई। यार ये कार्नर कैसे बनेंगे? ये तो सारे पॉइंट्स हैं। अच्छा भाई चलिए, एक बात तो पॉइंट्स आ गई, फिर ये पॉइंट टू पॉइंट मिला दिया गया, तो एक बात तो लाइन की आई, और लाइन में भी टेढ़ा सीधा, तो एक स्ट्रेट लाइन की बात आई, स्ट्रेट लाइन की बात आई। इसी तरह से बहुत सारे और चीज़ें बात निकल करके आई। ठीक है, तो उन्होंने पॉइंट को बताया, फिर ये लाइन कैसे मिलाई गई, बाउंड्री कैसे बनती है ये बताया कि बाउंड्री पॉइंट से बनेगी, पॉइंट को दो पॉइंट को मिलाओगे लाइन बनेगी, और उन लाइन से बाउंड्री बनेगी, और बाउंड्री ही सरफेस कहलाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अभी कुछ जो मुझे असली बताना है उस चीज़ पर भी मैं नहीं आ रहा हूँ। कुछ टर्म को ज़रा समझ लो।
ये यूक्लिड साहब ने कुछ टर्मों को बताया, उन्होंने पॉइंट को बताया कि पॉइंट क्या है, मैं लिखवाऊंगा नहीं, सुन लो फटाफट। विच हैज नो प्रूफ, पॉइंट का क्या प्रूफ है, या नो पार्ट, मैं कहूँ विच हैज नो पार्ट, मैं ऐसे बना दिया एक पॉइंट है, इससे कितने पार्ट हो सकते हैं बताओगे? इसका कोई पार्ट ही नहीं है। हाँ, कोई अगर ज़बरदस्ती करके कंसेप्ट निकाले तो बात अलग है, लेकिन जनरली इसके कितने पार्ट हो सकते हैं आप ऐसे मैथमेटिक्स में तो नहीं कर पाओगे, माइक्रोस्कोप और उसकी हम बात नहीं करते, फिजिकली नहीं कर पाओगे, और कितने पार्ट्स हो सकते हैं। तो पॉइंट क्या है, जिसका कोई पार्ट ना किया जा सके, वही पॉइंट है। फिर लाइन क्या हुई, एक किसकी बात हो रही है, यूक्लिड ज़माने की, यूक्लिड साहब के ज़माने की, उनकी ज़माने की। तो लाइन को क्या कहा उन्होंने कि ब्रीथलेस लेंथ। ब्रीथलेस लेंथ का मतलब क्या हुआ, जिसकी ब्रीथ ना हो, वो ऐसा है जो ब्रीथलेस है, वो ऐसी लेंथ जिसका कोई ब्रीथ नहीं है, तो वो क्या कहा उन्होंने, लाइन कहा। तीसरा उन्होंने एक टर्म बताया कि द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, और एक लाइन खींचा हमने और जहां एंड हो गया वही पॉइंट है, फिर एक लाइन खींचा एंड कर दिया वही पॉइंट है। बात समझ में आई? तो द एंड ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, जो एंड हो गई वही पॉइंट्स है। बात समझ आए? इधर से खींचोगे यहाँ एंड हो गई तो ये पॉइंट्स है, और पॉइंट्स क्या है, जिसका पार्ट ना कर पाओ वो पॉइंट्स है। ये बात समझ में आ गई? तो फिर स्ट्रेट लाइन क्या है, उन्होंने बताया कि हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ। एक ऐसी चीज है जो पॉइंट ऑन इट सेल्फ ही हो। स्ट्रेट लाइन क्या है, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट लिखो, इसको मिला दो तो पॉइंट एंड इट सेल्फ, जो पॉइंट एंड इट सेल्फ। फिर से विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इट सेल्फ, वो क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। सरफेस क्या हुआ, मैंने बताया जो बाउंड्री है और सरफेस है, उन्होंने डिफाइन किया कि विच हैज लेंथ एंड बाउंड्री, सॉरी विच हैज लेंथ एंड ब्रीथ ओनली। उन्होंने कहा कि लेंथ और ब्रीथ अगर कहीं है तो बाउंड्री कहलाए, सरफेस कहलाएगा। यानी कि सरफेस, ये बीच को मैंने सरफेस कहा ना, तो देखो लेंथ और ब्रीथ ही तो इसमें है, ये लेंथ है, ब्रीथ है, ब्रीथ है, तो लेंथ और ब्रीथ हो गई तो कहेंगे कि वो सरफेस हो गया। एक चीज और उन्होंने कहा कि द एज ऑफ सरफेस आर लाइन्स, और जो सरफेस की एज है, ये सरफेस है ना, ये सरफेस की एज क्या क्या है, ये एज, तो जो सरफेस की एज है वो लाइंस भी उसको कह सकते हैं। तो पेपर पेन पे, पेन पेपर पे और स्क्रिप्ट फॉर्म में डेवलपमेंट स्टार्टिंग किया अगर कहा जाए तो यूक्लिड साहब ने। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो सरफेस क्या है देखना है। अब जो मुझे बात बतानी है, इसमें जो पढ़ना है, ये तो कहानी थोड़ा मोड़ा रह गई। यूक्लिड साहब ने दो चीज़ों को कहा, फिर समझ लीजिए कि अभी तक जितना उन्होंने अपनी बुक एलिमेंट, जो नाम थी बुक की, बुक में 13 चैप्टर को कंपाइल किया। उस चैप्टर में जितने इशू थे, कहाँ कहाँ से क्या लोगों ने सोचा, सबको कंपाइल किया, लेकिन उसमें ऐसी चीज़ें थी जिसका प्रूफ ना हो सके। ये बात समझ में आई, जिसको प्रूफ ना हो सके। तो मैं एक दो वर्ड बोलूँगा, उन दो वर्ड को ध्यान रखना और माइंड में रख लेना कि दोनों के प्रूफ नहीं है, दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो नाम दूंगा मैं पास्चुलेट, क्या दूंगा, पास्चुलेट, और एक नाम दूंगा एक्सियम्स, ऐसे लिखेंगे एक्सियम्स। और दोनों ही बेटा कहाँ से आए थे, दोनों ही कहाँ से आए थे, उनकी बुक से उन्होंने बताया कि ये एक पास्चुलेट है, एक एक्सियम्स है, और दोनों ही, कंफ्यूज मत होना, दोनों ही ये प्रूफ नहीं किया जा सकते, बट दोनों ही क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ये दोनों ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये कंफ्यूजन नहीं है ना, ये दोनों ही ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं। पास्चुलेट भी प्रूफ नहीं किए सकते, एक्सियम्स भी प्रूफ नहीं किए सकते, लेकिन सही है। सूर्य पूरब में उगता है, प्रूफ करो या ना करो, क्या ट्रूथ है कि नहीं है, सनसेट इन वेस्ट, ये सत्य है कि नहीं सत्य है, ट्रूथ है कि नहीं ट्रूथ है, प्रूफ करो या ना करो, प्रूफ हो या ना हो। ये मेरी बात समझ में आई। तो जो आगे मैं पढ़ाऊंगा, अभी डिस्कशन करूंगा, हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखा आपने कि ये दो चीज़ें हैं जो दोनों, जो एक्चुअली में डिफाइन किया अपनी बुक में एलिमेंट्स के एक्सियम्स को, तो उन्होंने कहा यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो पास्चुलेट भी एक तरह से देखा जाए एक्सियम्स ही है। तो एक्सियम्स क्या होता है बेटा, एक्सियम्स वगैरह क्या है, एक्सियम्स एक स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट हिच कैन नॉट बी प्रूव्ड। तो ये भी तो है जो प्रूफ नहीं किए सकते, ये भी नहीं किए सकते। तो एक्सियम वो है जो स्टेटमेंट फॉर्म में हो, किसी ने कह दिया लेकिन सत्य है, बट हम प्रूफ नहीं कर सकते उसको। तो
तो ये भी वही है, दोनों प्रूफ नहीं किया सकते, लेकिन दोनों यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब थोड़ा इन दोनों को आगे बढ़ाते हैं। पोस्टुलेट मेनली यूज इन ज्योमेट्री। मेनली यूज, हमने एक वर्ड दिया है, क्या दिया है बेटा? मेनली। मेनली यूज इन जियो, मैं लिख दे रहा हूँ, ज्योमेट्री समझना। और ये मेनली नॉट यूज इन ज्योमेट्री, इसका मतलब क्या हुआ? मेनली नॉट यूज्ड इन जियो। तो इसमें अगर मेनली यूज नहीं हुआ है तो अदर साइड में, ये अदर साइड में है या एनीवेयर, है ना। लेकिन ज्योमेट्री में इनका मेनली यूज नहीं है। मेनली लिख के मैंने एक थोड़ा सा झटका दिया आपको। यहाँ लिखा कि मेनली यूज इन ज्योमेट्री, तो इसका मतलब नहीं है कि इसका यूज और कहीं नहीं है, पोस्टुलेट का है, लेकिन मेनली फोकस ज्योमेट्री में इसका किया जाता है, और भी कहीं होता होगा। मेनली नॉट यूज इन ज्योमेट्री, तो इसका मतलब नहीं कि ज्योमेट्री में यूज बिल्कुल ही नहीं है लेकिन बहुत ही रेयर। तो रेयर की बात नहीं करेंगे, इसलिए मैंने लिखा कि मेनली ज्योमेट्री में यूज नहीं होता है, और इसको छोड़ के बहुत सारे यूज हैं, देखेंगे पूरी मैथ में इसका यूज है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने मेनली लिखा। यूज इन ज्योमेट्री कहीं कहीं लिखा आपके बुक में, चाहे कहीं और, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यूज ज्योमेट्री में ही होता है और ये ज्योमेट्री में बिल्कुल ही नहीं होता है, इसलिए मैंने मेनली लिखा, आपको भी ऐसे समझना है। अब हम यहाँ पे पोस्टुलेट की पहले बात करेंगे और फिर एक्सियम्स की बात करेंगे, और दोनों को एक एक ही समझेंगे। ये पूरी जान है किसकी? ज्योमेट्री की। पोस्टुलेट कितना दिया इन लोगों ने बेटा? इन्होंने 5 थे। इनके पोस्टुलेट मेनली 5, एलिमेंट बुक में और भी हो सकते हैं, लेकिन मेनली आपको पढ़ना है जो दिया गया पोस्टुलेट किसने दिया? यूक्लिड साहब ने दिया। तो ये 5 पोस्टुलेट थे, और एक्सियम्स की बात करेंगे 7 थे। यहाँ तक किसी कोई बात, कोई डाउट नहीं। और ये पोस्टुलेट ये वर्ब है, अगर इंग्लिश में चलेंगे तो ये वर्ब है। ठीक है, आइए पोस्टुलेट की बात करते हैं। पांचों पोस्टुलेट को एक एक करके देखेंगे, फिर एक्सियम्स पे आएंगे। ठीक, अच्छा भाई, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि जब आपने पोस्टुलेट देख लिया, बाद में बताना था, मैं यही बता दूँ, पोस्टुलेट है, एक्सियम्स है। एक थ्योरम भी आपने नाम सुना होगा। थ्योरम क्या है? ये सभी मैंने डिस्कस किया, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या चीज़ है? इनको यूज कर, इसको और इसको, चाहे एक को चाहे दोनों को यूज कर किसी दूसरे चीज़ का प्रूफ कर दें, और फिर उस चीज़ का जिसको प्रूफ कर दिए, इन्हीं सबको यूज करके पाइथागोरस थ्योरम डेवलप हुआ। और पाइथागोरस थ्योरम का यूज कहीं भी होता है जहां ट्रायंगल एंगल निकालने होते हैं, हाइपोटेनस निकालने होते हैं, तो क्या बार बार वहां पाइथागोरस को प्रूफ करते हो? नहीं, एक बार हो गया, उसका एप्लीकेशन बार बार मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में जहां जरूरत पड़े वहां यूज होता है। तो ऐसी चीज जो वंस हैज प्रूव्ड बट नो नीड टुडे प्रूव बट यूज इज रेलिवेंट टुडे, ऐसा हो तो उसको थ्योरम बोलते हैं। तो पाइथागोरस क्या है बेटा? थ्योरम है। वंस इट हैज प्रूव्ड, अब प्रूव नहीं करना है, उसका एप्लीकेशन पर काम करना है, तो उसको थ्योरम बोलते हैं। तो पोस्टुलेट, एक्सियम और थ्योरम में अंतर समझ में आया। पोस्टुलेट एक्सियम्स के बेसिस पे ही कोई चीज़ अगर प्रूफ हो गई और इनका यूज कहीं और हो रहा हो एप्लीकेशन के रूप में, तो कहेंगे कि वो थ्योरम है। तो पाइथागोरस भी एक थ्योरम है। पाइथागोरस भी कैसे आई थी? इन्हीं टूल से, नॉट से, रस्सी से, मैंने अभी आपको बताया था। ये क्लियर हो गया? चलिए, पोस्टुलेट में जो पहला पोस्टुलेट है आउट ऑफ 5, पहला है, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अदर पॉइंट्स। एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन अगर है वो ड्रॉन की जा सकती है एक पॉइंट से लेकर के और 2 पॉइंट के बीच में, ठीक ना। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ एंड किया, यानी 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है फ्रॉम एनी वन पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट से, चाहे जहाँ से एक पॉइंट ले लो वहाँ से स्ट्रेट लाइन दूसरे पॉइंट पे ले जा करके ड्रॉ कर सकते हो। इसका मतलब यही नहीं है क्या? इसमें कहा गया है क्या कि सिर्फ कम से कम एक ही लाइन पास कर सकती है? ये तो वर्ड नहीं लिखा है कि किसी पॉइंट से, किसी 2 पॉइंट के बीच में, किसी पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन ड्रा कर सकते हैं, एक ही लाइन पास करा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही, बहुत सारी भी हो सकती है। हाँ, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, एक ही पॉइंट से एक ही लाइन निकल सकती है, ये नहीं है मतलब। हाँ, ठीक है ना। चलिए, सेकेंड पोस्टुलेट इनका ये था, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनेटली। इसका मतलब टर्मिनेटेड लाइन समझिए, देखो मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाया, ये टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट मतलब खत्म, यानी यहाँ से स्टार्ट की यहीं तक, मान लो ए से स्टार्ट की इस पॉइंट से और ये बी पे एंड कर दिया, टर्मिनेट, फिनिश्ड हो गई। लेकिन ये टर्मिनेटेड लाइन में बी एक्सटेंडेड,
दूसरा क्या था कि टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली, इस लाइन को टर्मिनेटेड लाइन जो यहाँ खत्म हो गई है इसको इनफाइनाइटली जितना दूर चाहो लेके जाओ और इसको जितना दूर से चाहो उतने दूर से खींचो, इधर भी बढ़ा सकते हो इधर भी, इनफाइनाइटली जहाँ तक आप ले जाना चाहो। इन्होंने सेकेंड पोस्टुलेट दिया। ठीक है, थर्ड, अब सर्किल की बात हो गई थी, थेल्स साहब ने तो सर्किल की बात करी दी थी कि एक डायमीटर अगर किसी सर्किल का हो तो वो टू पार्ट में डिवाइड करता है किसी सरफेस को, सर्किल के सरफेस को। जैसे मेरा बोर्ड है, मैं यहाँ से बीच से एक लाइन खींच दूँ तो टू पार्ट में डिवाइड हो गया ना, ऊपर नीचे। ठीक, लेकिन ऐसे मैं एक लाइन खींच दूँ तो कहूँ कि दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, हाँ भले ही इक्वल पार्ट ना हो, लेकिन कोई लाइन खींच दिया तो टू पार्ट में डिवाइड हो गया। हो सकता है ये बड़ी डिस्टेंस हो या छोटी हो, लेकिन पार्टीशन, यानी थेल्स साहब ने पार्टीशन की बात कर दी थी। ठीक है, रिटर्न रूप से। थर्ड पोस्टुलेट क्या है? ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। एक सर्किल है, किसी भी रेडियस से और किसी भी पॉइंट से आप ड्रॉन कर सकते हैं। फिर से, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर मीन्स पॉइंट। मान लो एक मैं पॉइंट बनाया, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस लिया और सर्किल मैंने ड्रा कर दिया। मैं कहूँ कि ये पॉइंट यहाँ से नहीं, मैं एक यहाँ लिया और यहाँ से एक मैंने डायमीटर लेके कर दिया, तो किसी भी पॉइंट से सर्किल को ड्रॉन कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट से, हाँ रेडियस से भी कर सकते हो। मुझे बताया गया कि ये 5 सेंटीमीटर की एक रेडियस बनाओ, मैंने बना दिया 5 सेंटीमीटर की और कहा कि एक सर्किल बनाओ, तो इस रेडियस से सर्किल नहीं बना सकते हैं, आप ऐसे लीजिए और अपने कंपास को ऐसे घुमा करके एक यहाँ से सर्किल आपने बना दिया। तो किसी भी पॉइंट से कहीं से भी सर्किल आप बना सकते हैं, चाहे सेंटर से बना दो सर्किल या रेडियस बताओ तो रेडियस से। ठीक ना, एनी रेडियस एनी सेंटर। फोर्थ इन्होंने कहा पोस्टुलेट में, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू अनदर। सारे राइट एंगल, और राइट एंगल जब नाम दे दिया तो राइट एंगल का मतलब होता है बेटा, अगर ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री का है, तो ऑल राइट एंगल, सारे राइट एंगल जितने बनाओ वो सारे इक्वल होंगे। लेकिन ये प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन ये ट्रूथ है कि 90 डिग्री जितने हैं वो सब इक्वल होंगे। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं फिर से, ये पोस्टुलेट एक्सियम्स है, ये स्टेटमेंट को एक्सियम्स बोला जाता है जिसको प्रूफ ना किया जा सके। इवन दोनों आज की डेट में एक ही जगह यूज होते हैं, एक्सियम्स लोग कह देते हैं पोस्टुलेट। क्यों? क्योंकि ये भी एक्सियम्स ही है, ये भी स्टेटमेंट है। इट कैन नॉट बी प्रूफ बट बोथ आर यूनिवर्सल ट्रूथ। 90 डिग्री के चाहे जितने एंगल ले लो, 90 ही डिग्री के हैं अगर तो इक्वल होंगे। बात समझ में आई ना? चाहे ABC हो, ABD हो, जो भी हो। पांचवा है बड़ी इंपॉर्टेंट और इसको आपको समझना है। अभी तक तो कहानी की तरह लगा, पांचवा इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान समझ लीजिए। कुछ मैं यहाँ पे मिटा करके स्पेस ले लूँ। पांचवा भी पोस्टुलेट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है बट कैन नॉट बी प्रूफ। उन्होंने कहा कि दो स्ट्रेट लाइन, अभी तो स्ट्रेट लाइन की बात हो चुकी है, दो स्ट्रेट लाइन मैंने लिया, दो स्ट्रेट लाइन लिया। इस स्ट्रेट लाइन को ABCD आपकी मर्जी जो नाम देना चाहो, A दे दिया, B दे दिया, और दूसरे का नाम आप CD दे दीजिए, ये आपकी मर्जी है। मान लो C दे दिया मैंने और D दे दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि दो स्ट्रेट लाइन पे, दो पैरेलल स्ट्रेट लाइन पे एक तीसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि ये बीच से चाहे जैसे भी हो, एक तीसरी ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया तो इसमें कुछ एंगल्स होते हैं। मान लो ये कट किया यहाँ पे P पे और ये कट की ये Q पे, तो एक फिफ्थ पोस्टुलेट ये कहता है कि दो पैरेलल लाइन पे तीसरी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे तो P और Q पे अगर कट करती है तो इनके बीच में एक एंगल बनेगा। इन दोनों कटिंग पे ये एंगल देखो, फिर ध्यान दीजिए, मैं ये अंदर ले रहा हूँ, ये कटिंग से अंदर, फिर ये अंदर ही लूँगा, इसको एंगल 1 मैं कहूँ, एंगल 2 कहूँ, वहाँ यहाँ पे एंगल फर्स्ट कहूँ और यहाँ पे एंगल सेकंड कहूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने कहा कि एक एंगल बनेगा, वो एंगल इंटीरियर एंगल कहलाएगा। देखो ये अंदर है, फिर से ये इसमें नहीं है, जो लाइन कट की है इसके अंदर, और देखो दोनों अंदर है, ये भी अंदर है, ये अंदर है, इसलिए एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड मैंने नॉमिनेट कर दिया। दो एंगल बनेंगे, इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और दोनों का सम 180 डिग्री से कम होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड इज लेस देन 180 डिग्री। ये बात समझ में आई? ये फिफ्थ पोस्टुलेट कहती है कि लेस देन 180 डिग्री। एक चीज और इन्होंने कहा
एक चीज़ और कहा कि ये जो दोनों पैरेलल लाइन हैं, अब यहाँ पे इनको अगर पीछे इसमें जो पासुलेट जो दिया गया ना बेटा, थोड़ा सा टिपिकल लिखा गया है, फिफ्थ वाला पासुलेट थोड़ा सा टिपिकल लिखा है। मैं बुक से पढ़ के बता देता हूँ आपको पूरे डिटेल में, उसको समझने की कोशिश करो। देखो, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स ए इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, देखो एक ही साइड में है ना, इंटीरियर मतलब अंदर, एक ही साइड में इंटीरियर बनाए एंगल टेकन टुगेदर लेस देन द टू राइट एंगल्स। राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो टू राइट एंगल कितना होंगे? ऐड करेंगे 180, तो दोनों ऐड करेंगे तो 180 डिग्री से कम होगा। अच्छा, जो मैं बताना चाहता हूँ आगे देखो, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, मैंने बताया था इनडेफिनेटली मतलब चाहे जितना आगे पीछे ले जाओ, इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली मीट ऑन दैट साइड ऑन व्हिच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। मैंने कहा कि इसको आप ऐसे भी आगे, इसको क्या बोला था मैंने बेटा? एंड। इसको चाहो तो आगे और बढ़ा सकते हैं, इसको एकदम जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में ले जाओ। ये कहीं मिलेंगे? एक नेवर मिट, ये कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि इनका शेप पैरेलल है। लेकिन अगर ये वाला जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन है कुछ ऐसे है, तो ऐसे ले जाओगे इनफाइनेटली, तो कहीं ना कहीं ये कटिंग कर देंगे। मैंने मान लिया कि ये यहीं पे मैंने इन दोनों को आगे बढ़ाया, बढ़ाते मान लो मैंने ऐसे किया और यहाँ पे आकर के कट कर दिया। तो क्वेश्चन ने कहा कि जो ये एंगल बनेगा ऑल्सो लेस देन सम ऑफ टू राइट एंगल। मान लो ये एंगल 3 लिया, तो एंगल 3 इज लेस देन किसके? सम ऑफ टू राइट एंगल। टू राइट एंगल का मतलब कि 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। कुल मिलाकर के बात हुई कि जो एंगल 3 है ये भी लेस देन होगा 180 डिग्री के। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है, तो ये भी होगा सम ऑफ टू राइट एंगल से छोटा। तो आपने देखा, तो आपने यहाँ पे क्या सीखा? इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। दो पैरेलल लाइन पे एक तीसरी लाइन डाल दोगे स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पे जो पैरेलल की तरह है उन पे एक स्ट्रेट लाइन अगर डालेंगे तो जहाँ एक कट करेगा उनके अंदर एक ही साइड में दो एंगल बनेंगे, ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। और ये इंटीरियर एंगल किसी भी दो राइट एंगल के टोटल से सम से छोटे होंगे, यानी कि दिस प्लस दिस इज लेस देन 180 डिग्री। ये बात समझ में आ गई? ये फिफ्थ पास्टुलेट था। एक्सियम की बात करते हैं फिर से। इट कैन नॉट बी प्रूफ बट इट्स ए यूनिवर्सल ट्रूथ। It cannot be proved but a universal truth. It cannot be proved but a universal truth. That means both are almost a statement. उसी स्टेटमेंट को एक्सियोम्स कहा गया। ठीक है, किसने दिया? यूक्लिड साहब ने। अब जरा एक्सियोम की बात करते हैं और देखो ये जो एक्सियोम है ये कितना इंपॉर्टेंट है। बेटा 7 तो मैंने लिखा है, हो सकता है कि और हो, लेकिन 7 से आपको कंसर्न है। देखो कितने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट एक्सियोम क्या कहते हैं? अब आते हैं, पढ़ते हैं, आपकी बुक से लेते हैं और एक को मैं डिफाइन करता हूं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। फिर से, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। कोई थिंग्स है अगर इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको मिटा दूं, मिटा दे रहा हूं। चलिए, मैंने कहा कि कोई चीज है, इसको मिटा दें यहां तक। आइए चलिए, जो फर्स्ट एक्सियोम्स क्या है कि कोई थिंग्स है अगर इक्वल है और फिर कोई है तो वो अनदर के साथ इक्वल है तो वो आपस में इक्वल होगी। इसका मतलब कि ए अगर कोई थिंग्स है, मैं कहूँ ए है और इक्वल टू सी है। देखो इसको मैं कई तरीके से समझाऊंगा। ए थिंग्स है और इक्वल टू सी है। इक्वल कौन हुआ? ये इसको बोलेंगे इक्वल, ऐसे समझोगे। ये क्या है? इसके ये इक्वल, यानी इक्वल वाला है ना थिंग्स सी। अगर ए इक्वल सी के एंड बी इक्वल टू सी मैं लिख दूं, मैं यहाँ पे एंड बी इक्वल टू सी, ये इक्वल वाला ही है ना, ये इक्वल ही तो है। तो अगर ऐसा है कोई थिंग्स किसी के इक्वल हो और दूसरी कोई थिंग्स है उसी की इक्वल हो तो ये दोनों आपस में इक्वल है। मतलब कि ये जो देखो ये दोनों आपस में इक्वल है। ठीक,
जिस चीज़ के इसके इक्वल थे, इसके इक्वल थे, तो ये आपस में भी इक्वल होंगे, यानी कि A इक्वल टू बी भी आपस में इक्वल होंगे। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई? ऐसे समझो टर्निंग पॉइंट में तो सिर्फ समझना है। अगर मैं कहूँ बेटा x इक्वल टू 5, कोई थिंग्स है x इक्वल टू 5, ये समझ में आ रहा है ना, और मैं कहूँ कि y इक्वल टू 5, अब समझ में आ रहा है कि ये भी यानी कि 5 के इक्वल ये थे, 5 के इक्वल ये हैं, तो जब ये जो दोनों जिसके इक्वल थे ये x और y आपस में इक्वल हो गए। बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। तो कोई थिंग्स किसी के इक्वल है और दूसरी भी थिंग्स उसी के इक्वल है, तो ये दोनों पुरानी थिंग्स आपस में बराबर होंगे। ये एक्सियोम्स फर्स्ट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ? एविट, और देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूफ नहीं कर सकते लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये जिसके इक्वल है, जिसके इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल हो तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। कौन कहता है कि नहीं होंगे? प्रूफ करने की जरूरत इसको नहीं है, हो या ना हो। सेकेंड में कह रहे हैं कि इफ ए इक्वल टू बी, सेकेंड में कह रहे हैं इफ मान लो कोई थिंग्स है वो बी के इक्वल है, कोई थिंग्स है बी के इक्वल है, एंड जो सी है एंड कोई और थिंग्स है दूसरी वो डी के इक्वल है। किसका इक्वल है? डी के इक्वल है। ये बात समझ में आ गई? तो इस थिंग्स में फिर समझिए, कोई थिंग्स ए बी के इक्वल है और ये सी डी के इक्वल है। इसको मैं ऐसे लिख दूँ, ऐसे लिख दूँ, ए इक्वल बी और सी इक्वल डी लिख सकता हूँ ना, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। तो ये कह रहे हैं ये कि इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ए प्लस सी और बी प्लस डी भी आपस में इक्वल होंगे। फिर समझिए, ये थिंग्स है ना किसी के इक्वल है, ये थिंग्स है किसी के इक्वल है, इन दोनों थिंग्स को भी ऐड कर देंगे तो ये जिन जिन के इक्वल थे उनको भी जोड़ दोगे ना, तो दोनों थिंग्स और प्लस जो इक्वल थे आपस में फिर इक्वल हो जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई तो भी ठीक, नहीं आई तो उससे भी ठीक। फिर समझाता हूँ दूसरे मेथड से, दूसरे मेथड से समझो इसी को, दूसरे मेथड से। अच्छा, एक्स मैं कह दूँ कि एक्स और वाई है, मैं कह दूँ एक्स है इक्वल टू ये वाई का है, एक्स एक थिंग्स है ये इक्वल वाई के हैं। इसमें अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना हो जाएगा? x प्लस 5, और इसमें भी मैं 5 ऐड कर दूं तो y प्लस 5, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों? ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैं कहूँ ये 10 है और एक 10 है, ठीक है ना 10, तो 10 है, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, 10। इसमें मैं 5 ऐड कर दूंगा तो 15 हो जाएगा, इसमें फिर उसी को ऐड कर दूंगा तो 15 हो जाएगा। तो ये जो ऐड कर रहे हैं ना, ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट इज आल्सो इक्वल, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या ये गलत है? इसको प्रूफ करने की जरूरत है? नहीं है। प्रूफ नहीं कर पाओगे या न कर पाओगे बात अलग है, लेकिन यूनिवर्सल ट्रूथ है किसी चीज़ में। मैं कहूँ चलो अगर वैसे देखा जाए, चलो उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, बस ऐसे समझो, दो चीज़ें आपस में इक्वल हैं, इसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं सेम चीज़ तो जो रिजल्ट आएगा वो भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? समझ में आ गई। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट, ये तो हो गया। अब थर्ड को पढ़ते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, फिर समझिए, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। ठीक इसी तरह का है, सब्ट्रैक्शन है। मैं कहूँ कि ये ए किसके इक्वल? सी की है, ठीक है। ए किसकी इक्वल है बेटा? सी की, और बी इक्वल है डी की। यहाँ तक किसी को दिखा एंड है बीच में, बी इक्वल है किसकी? डी की। तो मैं कहूँ कि इसमें से इसको ऐसे लिख दूँ, ए इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी, जैसे मैंने इसको लिखा। और कह रहे हैं कि जो इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको आपस में, तो ए माइनस बी इक्वल टू सी माइनस डी। इसमें से ए माइनस किया तो रिमाइंडर कितना आया? इसको क्या बोला आपने? ए रिमाइंडर तो है, ये रिमाइंडर ही तो है बेटा। ये क्या है? रिमाइंडर है। रिमाइंडर किसी चीज में से माइनस करो, रिमाइंडर। तो जो सब्ट्रैक्ट करने पे आए हैं ना, ये रिमाइंडर ये आपस में भी इक्वल होंगे, कोई दिक्कत? फिर उसी तरह से जैसे मैं कहूँ कि कोई चीज़ है, मान लो ये 10 लिया आपने, कोई 10 ले लिया, ठीक है 10, और यहाँ पे भी 10 है, इसमें से 5 माइनस कर दीजिए, कितना? रिमाइंडर 5। इसमें से भी 5 किए तो रिमाइंडर 5। देखो ये रिमाइंडर भी आपस में इक्वल हो गए। ये बात समझ में आ गई?
समझ में आ गई ना? आगे चलिए, जगह चाहिए तो जगह, इसको तो मैं मिटाऊंगा नहीं, इसको ले चलना है बेटा। ये फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ, थिंग्स which coincide with another are equal to one another। coincide का मतलब बिल्कुल एक ही रूप का। जैसे ये दो मार्कर हैं, एक ही कंपनी के हैं, ठीक है, किस कंपनी के? फेबर कैस्टल के। तो डायमीटर, लेंथ, विड्थ सब कुछ सेक है, इनको एक दूसरे पर मैंने लगा दिया, एक दूसरे ढक गए। ऊपर से देखो तो नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। या ये कहो दोनों हैंड्स ऐसे, लग रहा है ना कि एक ही है, लग रहा है ना कि एक ही हैंड से चिपका दिया, ऐसे दो है, बिकॉज कोइंसाइड है, दोनों सिमिलर है एकदम एज इट इज, ठीक है। आइए, तो इन्होंने कहा कि थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विथ अनदर, एक थिंग्स है किसी से, अनदर कोइंसाइड मतलब उसी की तरह दूसरे से है, तो इक्वल टू वन अनदर, वो आपस में एक दूसरे के बराबर ही होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि अगर मैं कहूं कि ए है, जैसे ए है, एक थिंग्स है, वो ठीक कोइंसाइड मतलब ठीक दूसरे के बराबर, तो ए इक्वल टू ए ही तो होगा। यहां तक किसी को नहीं डाउट। तो अगर ऐसा है तो वो एक दूसरे के कोइंसाइड हो रही हो तो एक ही तरह की दिखेगी, एक ही होगी। थोड़ा इसको ऐसे समझिए, एक लाइन है ए से बी तक, ठीक है, मैं कहूं ये 5 सेंटीमीटर की है, ठीक, कितने की है? 5 सेंटीमीटर की है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मैं कहूँ कि इसके मिड पॉइंट को मैं इसको मिड मान लो, इसको मिड मान लेता हूँ, क्या मान लो? मिड। तो अगर मैं कहूँ ए बी सी है तो इसको मान लो सी, तो ये ए सी और प्लस सी बी, ये दोनों कितना? ए बी के ही तो बराबर होंगे, ये और प्लस ये जोड़ दो तो ए बी ही तो होंगे। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? आ गई। थोड़ा सा एक और चीज़ पे समझिए, मैं कहूँ कि एक 5 सेंटीमीटर का ए से लेके बी तक है, ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, और एक और मैं इतने ही ए से बी लूँ और इसको भी मैं 5 सेंटीमीटर कहूँ, तो यार दोनों मैं कहूँ नहीं कि दोनों ही सेम है, दोनों को चिपका दूँ, दोनों को एक ही में मर्ज कर दूँ, दोनों के लेंथ विड्थ एक ही है, तो एक दूसरे का एक ही दिखेगी। यही क्वेश्चन है का थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विथ अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, वो इक्वल ही है। ये बात समझ में आ गई? तो कोइंसाइड का मतलब बराबर, ठीक है, तो इसमें कुछ दम नहीं था। इंपॉर्टेंट इज दिस फिफ्थ। आप आइए फिफ्थ पे, ये तो हो गया फिफ्थ पे। फिफ्थ का कहना है कि द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। कौन सी बड़ी बात है? मान लो एक सर्किल है, ये है, ठीक है, इस सर्किल का इस सेंटर है, यहाँ से मैं कुछ कट के निकाल लेता हूँ, कट करके निकाल दो, यहाँ से इस सेंटर है, ये निकाल दो, और इसको मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक, ये हिस्से को यहाँ निकाल दो, ठीक। ये आप देखो, अगर 4 पार्ट है तो इसमें से एक ही हिस्सा है ना, तो मैं कहूँ कि जितना ये बड़ा है उससे ये छोटा है कि बड़ा है या बराबर है? छोटा ही तो होगा, नहीं छोटा होगा क्या? बोलो। तो होल मैं कहूँ कि पूरा, जैसे ये पूरा था ना सर्किल, ये पूरा था, मान लो ये इक्वल पूरा है, तो ये पूरा, ये होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट, नहीं होगा क्या? ये पूरा इस पार्ट से बड़ा ही तो होगा, तो होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट। ये समझ में आ गई? ये नहीं समझ में आया? और अच्छी बात है, चलिए, नहीं समझ में आया तो और अच्छी बात है बेटा। ये बताओ 5 है, मान लो ये 5 है, मैं कहूँ कि 5 3 + 2 से मिल के बना है। ये 5 था, मान लो 3 और 2 से मिल के बना है, यानी 5 कितने ही से 2, तो एक पार्ट ही है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है। मैं ये कहूँ कि ये होल क्या है? 5, इसको क्या बोलोगे? होल, ठीक है ना, ये होल, और ये क्या हो गया? पार्ट, ये भी क्या हो गया? पार्ट हुआ ना। अब बताओ, ये होल इस पार्ट से भी बड़ा है और इस पार्ट से भी बड़ा है, तो ये तो मैं समझा रहा हूं कि होल 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 3 एंड 2 एंड आल्सो 5 इज ग्रेटर देन 2। 5 जो होल है 3 से भी बड़ा होगा और 2 से भी बड़ा होगा, यानी हर पार्ट, हर इंडिविजुअल पार्ट से होल बड़ा होगा। ये एक्सियोम्स कौन सा था? 5th था, ठीक है। 6th पे आइए, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स। मान लो ए है, चलो पूरा पढ़ लेते हैं। थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई थिंग्स अपने से दुगुना हो, वो
वो इक्वल टू अनदर भी होती है। इसका मतलब क्या, देखो एक्सियम स्टेटमेंट है, थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो मैं किसको मिटाऊं, ये हमें ये 5th है, 6, 7 दो हमें लिखना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा के जगह ले लेते हैं। ठीक है, आइए, ये मैं 5th था, ये 6th ने कहा कोई थिंग्स है, जैसे मैं कहूँ 6 को ए है, अपने से दुगुना है, तो मान लो किसी चीज़ से कोई थिंग्स है वो दुगुना है किसी थिंग से, एक बी है, बी है तो बी से दोगुना है, ये थिंग्स किसी थिंग से दोगुना है, ठीक, ये बात, ये क्वेश्चन समझ में आ गई। और कोई सी है, ये भी दोगुना है उसी से, किससे, इससे, टू बी। फिर से एक थिंग्स है किसी थिंग्स की दोगुनी है, और दूसरी थिंग्स है वो भी इसी थिंग्स की दोगुनी है, तो दोनों सिमिलर दिखेगी, दोनों इक्वल होंगे, यही तो कह रहा है। तो यहाँ पे ए इक्वल सी नहीं होगा। बेटा ये क्या पढ़ रहे हो, ये जो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा एंगल वगैरह ना, उसमें सारे के सारे काम आएंगे, ये इसको ऐसे हल्के में ना लो। चलिए ठीक है, 6th हो गया। अब बात करते हैं 7th और लास्ट जो हमसे कंसर्न है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 7th है कि थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग्स, हाफ का लो, ठीक है ना, थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू दी अनदर। अच्छा देखो, इसी तरह से कोई थिंग्स है, किसी थिंग्स की आधी है, फिर कोई दूसरी थिंग्स है वो फिर उसी थिंग्स की आधी है, तो जो पुरानी थिंग्स है ना जिससे कंपेरिजन कर रहे हैं वो आपस में बराबर होंगे। ये कैसे, मैंने क्या कह दिया, चलिए मैंने कहा ये ए है, ये बी की आधी है, कोई सी है, ये भी इसी थिंग्स की आधी है, तो ये सी आपस में बराबर होंगे। यहाँ ये बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया, अच्छी बात है, देखो और समझाता हूँ। मान लो 4 और 4 दो है, ए भी 4 है, ए भी 4 है, ठीक, 4 है। इस 4 को आधा कर दो और इस 4 को आधा कर दो, तो ये कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 2। देखो ये दोनों आपस में बराबर है। ये बात समझ में आई, बात समझ में आएगी, नहीं समझ आई। तो इन्होंने कहा कि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स, सेम वर्ड लिखा है, कोई ऐसी चीज़ है वो इसकी हाफ है, फिर दूसरी कोई थिंग है वो उसी चीज़ की हाफ है, तो ये आपस में बराबर होंगे। ये जब लाइन पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, इसलिए कहा थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई, आ गई होगी, आई होगी। चलिए ठीक है। अच्छा तो बेटा ये सब क्या रहे, इसमें से कुछ ऐसी चीज़ें बताओ जो प्रूफ करने की है, नहीं प्रूफ हो सकती, लेकिन ये भी कुछ बताओ जो इसमें से किसी को गलत काट दोगे क्या? कोई दो चीज़ें आपस में बराबर में, दोनों कुछ हम सेम चीज़ ऐड कर दिए तो क्या टोटल बराबर नहीं होगा उसका? या दोनों में से सेम चीज़ माइनस कर दिया, क्या उसका रिमाइंडर इक्वल नहीं होगा क्या? इसमें प्रूफ करने की क्या जरूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ए सी के इक्वल थे और बी सी के, यानी कि सी जिसके इक्वल थी और फिर सी जिसके इक्वल थी, जब ये दोनों ही बराबर हैं तो जिन चीज़ के इक्वल थी वो आपस में बराबर हो गए। ये क्या प्रूफ करने की ज़रूरत है? लेकिन क्या गलत भी काट सकते हो क्या इसको? नहीं। तो इसलिए तो मैंने कहा कि जिस चीज़ का प्रूफ ना हो सके, सिर्फ स्टेटमेंट है, ब्रह्मा जी ने कह दिया, वो सबको मानना है, उसको गलत काट भी नहीं पाओगे। ईश्वर है, आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन ये भी मान नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं है, फिर ये सिस्टम चल कैसे रहा है? बात समझ में आ रही है? उसी तरह से तो देखा जाए पोस्टुलेट भी एक्सियम ही है, स्टेटमेंट ही है। और एक्सियम क्या था? ए स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी प्रूफ बट यूनिवर्सल ट्रूथ। तो ये दोनों पोस्टुलेट एक्सियम यूनिवर्सल ट्रूथ हैं और दोनों प्रूफ नहीं किए सकते। ये कहाँ से आया? यूक्लिड साहब ने एक बुक लिखी एलिमेंट, उसमें 13 चैप्टर बनाए, उसी में से ये बात, उसी के स्टडी करके सबको मिल करके, जिसको लिखा नहीं जा सकता था, बुक फॉर्म में नहीं थी, उनको कलेक्शन किया और एक रिटन स्क्रिप्ट फॉर्म में ज्योमेट्री की उत्पत्ति किया। तो इनके ज़माने से अब ज्योमेट्री लिखी जाने लगी, प्रूफ की जाने लगी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं बेटा। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। मैं डेली अपील करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ, राष्ट्र आपका है, राष्ट्र हित में बिजली बचाए। आपकी छोटी सी बचत किसी घर का उजाला बन सकती है। प्लीज़ सेव इलेक्ट्रिसिटी, आपका नेशन है। इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन सेव इलेक्ट्रिसिटी। योर लिटिल सेविंग में बी यूजफुल टू नीडी एंड माइंड इट। थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ए पनिशेबल ऑफेंस। बिजली की चोरी एक दंडनीय अपराध है। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू।